नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल्स पढ़ा है। इस पार्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मेशन मोड देखेंगे, जो कि क्रीप डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स है। तो पहले क्रीप समझने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि क्रीप होता क्या है। तो कुछ रोज़मर्रा के ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स हम क्रीप में अभी देखते हैं, जैसे कि कुछ ये बल्ब यहाँ पे मैंने शो किया है। तो ये बल्ब लगभग 10-15 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अभी ये बल्ब्स दिखते नहीं है, पर इस बल्ब की एक खासियत थी कि ये जो बल्ब में एक फिलामेंट था, ये जो फिलामेंट है ये कुछ हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट्स या मेटल से बना होता है, जनरली टंगस्टन से बना हुआ होता था। और इससे जब हम करंट पास करते थे तब ये बल्ब यानी ये फिलामेंट हीट होता था और हीट के वजह से एक लाइट प्रोड्यूस करता था। तो इसकी एक लाइफ होती थी, यानी कुछ समय के बाद ये बल्ब हम कहते थे कि फ्यूज़ हो जाता था। यानी अगर फ्यूज़ का मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है कि मेल्ट हो जाना। तो और जब ये फ्यूज़ हो जाता था यानी टूट जाता था, तब यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो पाएगा और बल्ब यानी ख़राब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता था, यानी ख़राब हो जाता था। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये टंगस्टन मेल्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि ये टरबाइन ब्लेड यहाँ पे शो की है, और इस टरबाइन ब्लेड जब हम ऑपरेट करते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करते हैं, और जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो यील्ड स्ट्रेस के काफ़ी नीचे होता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये टरबाइन ब्लेड यहाँ पे फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसके सरफेस पे कुछ क्रैक्स आ गई है। और ये हम देखते हैं कि हम यील्ड स्ट्रेस के नीचे भी हैं तो भी यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल में, और ये टरबाइन ब्लेड फेल हो जाती है कुछ समय के बाद। और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हम नेचर में हम देख सकते हैं, यानी हम देखते हैं कि ग्लेशियर मूवमेंट्स, यानी ये जो बर्फ़ के चट्टान होते हैं, इनकी मूवमेंट्स होती है धीरे धीरे। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, और आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि ये चट्टानें, बर्फ़ की चट्टानें टूट के गिरती है या फिसलती है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा मास है जो मूव होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर की वजह से, यानी हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चट्टानों का टूटना ज़्यादा बढ़ गया है, इसका रेट बढ़ गया है, इसके डिफॉर्मेशन का रेट बढ़ गया है। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो किस फिनोमिना से हो रहा है, यह हम देखेंगे। लास्ट एक एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने कुछ लेड पाइप दिखाए है, और ये जो लेड पाइप्स थे ये यूके में पुराने ज़माने में पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो आपको पता है कि पानी मोस्टली रूम टेम्परेचर पे ले जाया जाता था, और आप देख पा रहे होंगे कि पहले कुछ स्ट्रेट थे इस तरह से पाइप्स, पर ये कुछ सैग हो गए, यानी थोड़ा झुक गए हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है एक रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो और कुछ समय के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे हम चार जो एग्जांपल लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ समय के बाद हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन हो रहा है यील्ड स्ट्रेस में, मटेरियल को यील्ड स्ट्रेस से नीचे भी रख रहा हो, यानी ऑपरेटिंग कंडीशन उसका, तो भी वो डिफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक ह्यूज मूवमेंट हो रहा है मास इसका, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस एग्जांपल में ये रूम टेम्परेचर पे भी डिफॉर्म हो रहा है ये लेड पाइप। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है, यानी ये अननोटिस्ड होता है। जैसे बल्ब्स की बात करें तो आपको पता नहीं चलेगा, हम कुछ समय के बाद बल्ब अचानक से ख़राब हो जाएगा। तो आप ये जो बल्ब जो ख़राब होने की प्रक्रिया है, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। सिमिलरली ये जो है ग्लेशियर मूवमेंट्स, ये धीरे धीरे होता है और अचानक से हमें दिखता है कि एक चट्टानें मूव हो रही है या फिसल रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी टरबाइन ब्लेड्स में ये जो डिफॉर्मेशन है वो समय के साथ हो रहा है और वो अनडिटेक्टेड जाता है। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं क्रीप डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स। यानी क्रीप एक वर्ड है, ये डच वर्ड से आया है, क्रूपेन से,
और जिसका मतलब है कि मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ट और नोटिस्ड, यानी जिसकी कोई आवाज़ नहीं है और नोटिसेबल नहीं है, उस मूवमेंट को हम क्रीप कहते हैं। तो मटेरियल डिफॉर्मेशन में भी कुछ इस तरह से होता है कि समय के साथ ये डिफॉर्मेशन एक्यूमुलेट होता है और अचानक से मटेरियल टूटता है या प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है और वो अपने सर्विस कंडीशन में अपनी सर्विस कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये हो गया क्रीप डिफॉर्मेशन। अभी क्रीप के बारे में और पढ़ते। तो क्रीप डिफॉर्मेशन है क्या? तो उसके पहले जाने से पहले हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर बिहेवियर में क्या है। जब हम लो टेम्परेचर बिहेवियर बात करेंगे और हाई टेम्परेचर बिहेवियर बात करते हैं, तो क्रीप एक जनरली हाई टेम्परेचर डिफॉर्मेशन बिहेवियर है। अभी मैं लो टेम्परेचर की जब बात कर रहा हूँ तब यहाँ पे जो प्लास्टिक स्ट्रेन है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ स्ट्रेस है, यानी मेरा जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसका फंक्शन है। जितना मैं स्ट्रेस बढ़ाऊँगा उतना उतना मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये हम लो टेम्परेचर पे देखते हैं। पर हाई टेम्परेचर में ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है मटेरियल में जनरेट हो रहा है, ये फंक्शन है मेरे स्ट्रेस का, मेरे टेम्परेचर का, ऑपरेटिंग टेम्परेचर का और टाइम का। तो हाई टेम्परेचर बिहेवियर पे आपको ये कंडीशन होती है जहाँ पे स्ट्रेन ना कि सिर्फ फंक्शन ऑफ स्ट्रेस रहता है पर टेम्परेचर और टाइम दोनों का रहता है। तो जब मैं हाई टेम्परेचर की बात करूँगा तो एक सवाल आता है कि हाई टेम्परेचर है क्या? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 3 मटेरियल्स हम लेते हैं, लेड, एल्यूमिनियम और आयरन। यहाँ पे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, ये डिग्री सेल्सियस में है। अभी हम रूम टेम्परेचर की जब बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैं रूम टेम्परेचर मान के चल रहा हूँ, तो अगर मैं ये रूम टेम्परेचर को इनके मेल्टिंग पॉइंट से लिखूँगा तो क्या फ्रैक्शन आएगा, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो लेड के लिए 0.5 TM है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मेरा डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैं पहले केल्विन में कन्वर्ट करूँगा और ये जो रूम टेम्परेचर है इसको भी मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगा और मैं तब जाके इनका फ्रैक्शन लूँगा और वो जो फ्रैक्शन है वो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो अगर आप एल्यूमिनियम की कंसिडर करेंगे, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको मैं केल्विन में लिखूंगा तो ये लगभग 1000 डिग्रीज आ जाएगा और ये लिखूंगा तो ये लगभग 25 डिग्रीज लिखूंगा तो ये लगभग 300 केल्विन आ जाएगा। ये 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 1000 केल्विन मेरे पास आ जाएगा 0.32 केल्विन। इस तरह से हम लिखते हैं। तो हाई टेम्परेचर क्या होता है? हाई टेम्परेचर को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है लेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 0.5 TM। एल्यूमिनियम के लिए सिर्फ 0.32 TM है उसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, और आयरन के लिए आप देखेंगे कि ये सिर्फ 0.16 TM है। तो यानी ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, लेड के लिए हाई टेम्परेचर है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर है 0.5 TM, यानी आप देख पा रहे होंगे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा है। तो मैं हाई टेम्परेचर को डिफाइन करता हूँ कोई भी जो टेम्परेचर है जो 0.4 TM से उसके मेल्टिंग पॉइंट से 0.4 के फ्रैक्शन से अगर ज़्यादा है तो वो उसको मैं हाई टेम्परेचर कहता हूँ। तो ये हो गए मेरे हाई टेम्परेचर की डेफिनेशन। ये 0.4 TM क्यों है ये हम देखेंगे जैसे जैसे इस क्रिप के बारे में पढ़ेंगे। तो एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, होमोलॉगस टेम्परेचर। ये लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। जो एप्लीकेशन टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, ये जो रेशो है इसको हम कहते हैं होमोलॉगस टेम्परेचर। यानी अगर मैं बोलूँगा कि होमोलॉगस टेम्परेचर इस एप्लीकेशन का 0.6 TM है तो आप 0.6 है तो आपको समझना है कि वो मैं एप्लीकेशन टेम्परेचर मैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से बात कर रहा हूँ, यानी वो मेल्टिंग पॉइंट का 0.6 फ्रैक्शन है। ये हो गया मेरा हाई टेम्परेचर। अभी हमें समझना है कि हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस क्यों ज़रूरी है। तो एक सिंपल उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे जब मैं हीट इंजन्स की बात करूँगा तो मैं इफ़िशेंसी कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूँ, 1 - T2/T1, या आपने कुछ थर्मोडायनामिक्स क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इफ़िशेंसी जो होती है किसी भी हीट इंजन की कुछ इस तरह से डिफाइन होती है। और यहाँ पे T1 और T2 अगर मैं इस तरह से देखूँगा तो T1 ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मेरे हीट सोर्स का, और T2
मेरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मेरे हीट सिंक का। तो अगर मुझे इफ़िशियंसी अगर बढ़ानी है तो आपको देखना है कि ये T1 जो हीट सोर्स का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा और T2 को घटाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन में T1 अगर मैं बढ़ाऊंगा तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा बढ़ेगी। तो इसलिए हमें हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस हमेशा ही उसकी ज़रूरत होगी। और ये जो हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस हमें अगर ज़रूरत है क्योंकि हमें इफ़िशियंसी अगर बढ़ानी है तो हमें हाई टेम्परेचर मटेरियल्स की भी ज़रूरत होगी। और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स की अगर ज़रूरत है तो हमें उस हाई टेम्परेचर पे मटेरियल का डिफॉर्मेशन समझना भी आवश्यक हो जाएगा। तो अगर मैं सर्विस टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर कंपोनेंट्स की बात करूँगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे दी है, टेम्परेचर, डिज़ाइन लाइफ और स्ट्रेस कितना अप्लाई है। और एरो इंजन की जब मैं बात करूँगा या पावर प्लांट की जब बात करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेम्परेचर ये ग्रेटर दैन 1000 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे पावर प्लांट में टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस है। तो डिज़ाइन लाइफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रेस जो है यहाँ पे 10 MPa और पावर प्लांट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 100 MPa। तो डिज़ाइन लाइफ यहाँ पे 10⁴ आवर्स है और यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁵ आवर्स है। तो यहाँ पे मैंने दो एप्लीकेशंस लिखी थी, एरो इंजन और पावर प्लांट की। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टाइम है इन मटेरियल्स को सर्विस में, इतना टाइम ज़रूर बिताना ही बिताना है विदाउट एनी फेल्यूर। तो हमें देखना है कि मटेरियल इस लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करे ये सारी कंडीशंस, हाई टेम्परेचर्स और स्ट्रेसेस भी। तो ये हो गई हाई टेम्परेचर मटेरियल्स की डेफिनेशन, हाई टेम्परेचर की डेफिनेशन और हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस क्यों ज़रूरत है इसका इंपॉर्टेंस। अभी हम क्रीप के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं क्रीप के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं जनरली हाई टेम्परेचर की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रीप हाई टेम्परेचर डिफॉर्मेशन में ही आता है। क्रीप को मैं अगर डिफाइन करूँगा कुछ इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट कंटिन्यूड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। यानी हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो यानी अगर ये डिफॉर्म हो गया तो मैं ये मटेरियल वो स्ट्रेन को रिकवर नहीं कर पाएगा, यानी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन मेरा मटेरियल का हो रहा है। और ये डिफॉर्मेशन परमानेंट है यानी ये डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट है, यानी टाइम के साथ ये डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। और ये कब बढ़ रहा है? एट कांस्टेंट स्ट्रेस और लोड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जनरली मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ और स्ट्रेस और लोड भी कांस्टेंट रखता हूँ और टाइम के साथ जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है इसको मैं क्रीप कहता हूँ। तो मान लेते कि मैं स्ट्रेस कांस्टेंट रख रहा हूँ जो कि यील्ड स्ट्रेस से नीचे है और ये जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी हाई टेम्परेचर है, इस जिसको हमने डिफाइन किया था 0.4 TM से ज़्यादा है। अभी देखते कि कुछ मेरा मटेरियल ऐसा है और यहाँ पे मैं एक टेंसाइल स्ट्रेस इसको अप्लाई कर रहा हूँ और मैं जब डिफॉर्मेशन की बात करूँगा टाइम के साथ तो मैं स्ट्रेन वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ और टाइम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डिफॉर्मेशन किस तरह से बढ़ रहा है। तो हमारा स्ट्रेन जो है प्लास्टिक स्ट्रेन इस तरह से मैंने वाई एक्सिस पे रखा है। जब मैं ये कंडीशंस अप्लाई करता हूँ और टाइम के साथ अगर डिफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो मटेरियल कुछ इस तरह से डिफॉर्म होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मटेरियल यहाँ पे डिफॉर्म हो गया और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन मिलता है जो कि इस जो कर्व को कहते हैं क्रीप कर्व, और मटेरियल यहाँ पे कुछ समय के बाद फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर डिफाइन करना चाहता हूँ। ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टाइम 0 जब था इसको मैं इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन कहता हूँ कि जैसे मैंने लोड अप्लाई किया एक 0 समय पे वहाँ पे कुछ प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप हुआ है मटेरियल पे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैं तो लोड और टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ तो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे T = TF पे ये मटेरियल फ्रैक्चर हो गया, इसको मैं कहता हूँ क्रीप रप्चर। अभी ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है, अगर मुझे टोटल प्लास्टिक स्ट्रेन कितना डिफॉर्म हुआ है इसको अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर पाऊँगा। ये मेरा स्ट्रेन है, टोटल स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन कह सकता हूँ मैं इसे। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना स्मॉल चेंज इन स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं मैंने सब कांस्टेंट रखे हैं, सिग्मा, टेम्परेचर, सरफेस एनर्जी, स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी, ये सारे
पैरामीटर्स जो मटेरियल के पैरामीटर्स है कांस्टेंट है, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और मैं टोटल टाइम के साथ अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा यानी यहाँ से 0 से TF तक, तो मुझे एक टोटल प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे मिल जाएगा। मैथमेटिकली कुछ इस तरह से मैंने प्लास्टिक स्ट्रेन या क्रीप स्ट्रेन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो टर्म है इसको मैं कहता हूँ क्रीप स्ट्रेन, डी सिग्मा डी एप्सिलॉन अपॉन dt, इसको मैं कहता हूँ क्रीप स्ट्रेन। तो ये क्रीप कर हो गया। अभी इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। ये मेरा स्ट्रेन हो गया क्रीप स्ट्रेन, और ये टाइम के साथ ये स्ट्रेन चेंज हो रहा है, और कुछ इस तरह से मेरी कंडीशन है, स्ट्रेस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है जो कि 0.4 Tm से ज़्यादा है, और मुझे कुछ इस तरह से क्रीप कर्व मिल रहा है। तो अगर मैं इस क्रीप कर्व को देखूंगा एट टेम्परेचर T = 0, ये मुझे इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे मेरा मटेरियल फेल हो रहा है। और अगर मैं इस क्रीप कर्व को इस तरह से देखूंगा, तो मैं अगर इस कर्व का नेचर देखूंगा तो मैं 3 रीजन में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रेन इस तरह से बढ़ रहा है, और यहाँ पे लगभग स्ट्रेन जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो लीनियर है, और यहाँ से जो स्ट्रेन बढ़ रहा है वो एक्सेलरेटेड वैसे बढ़ रहा है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं ये 3 रीजन इस तरह से मार्क कर सकता हूँ इस क्रीप कर्व को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो स्टेजेस है यानी ये 3 रीजन है, इसको मैं 3 नाम दे सकता हूँ मटेरियल फेलियर्स के, यानी प्लास्टिक स्ट्रेन किस तरह से अकोमोडेट हो रहा है टाइम के साथ, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, 1, 2 और 3, यानी बिगिनिंग से एंड तक मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। इसको मैं और कुछ नाम दे सकता हूँ, जैसे प्राइमरी, क्योंकि ये इनिशियल में चालू हुआ है इसको इसलिए मैं प्राइमरी कहता हूँ। इसको मैं कहूँगा सेकेंडरी, और इसको मैं कहता हूँ टर्शरी। तो ये सीक्वेंस वाइज मेरे स्टेजेस इस तरह से बढ़ रहे हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि अगर मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ टाइम के साथ, तो मैं स्ट्रेन रेट भी प्लॉट कर सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं स्ट्रेन रेट इस तरह से प्लॉट करूँगा, डी एप्सिलॉन अपॉन dt, ये इसको कहते हैं क्रीप रेट और स्ट्रेन रेट। अगर मैं इसको स्ट्रेन रेट निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे स्ट्रेन पता है और टाइम पता है, तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा इस कर्व का, तो मुझे स्ट्रेन रेट मिलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो जो स्ट्रेन रेट है कुछ इस तरह से वेरी होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है, और इसे यू कर्व कहते हैं, क्योंकि जनरली इसका नेचर जो होता है वो यू की तरह दिखता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्ट्रेन रेट है, स्ट्रेन रेट हाई स्ट्रेन रेट था और वो डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और एक लो वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है कुछ इस समय पे, यानी मेरे प्राइमरी पे हाई स्ट्रेन रेट था और वो डिक्रीज हो रहा है, और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है इस तरह से। और जैसे मैं टर्शरी में जब बात करूँगा तब मैं मेरे जो स्ट्रेन रेट है कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेन रेट की वैल्यूज़ है इसके ऊपर भी क्रीप स्टेजेस के नाम लिखे गए हैं। तो पहला अगर मैं नाम देखूंगा तो इसको मैं कहता हूँ ट्रांजिएंट क्रीप रेट, यानी प्राइमरी को ही मैं ट्रांजिएंट क्रीप रेट की तरह कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रीप रेट चेंज हो रहा है या ट्रांजिएंट हो रहा है, यानी चेंज को इंग्लिश में ट्रांजिएंट भी कहते हैं। तो ट्रांजिएंट नेचर है यहाँ पे स्ट्रेन रेट का। यहाँ पे मुझे जो स्ट्रेन रेट मिल रहा है वो कांस्टेंट है, इसको इसलिए मैं कहता हूँ स्टेडी स्टेट क्रीप रेट। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मोस्टली क्रीप रेट यहाँ पे स्टेडी स्टेट है। और यहाँ पे क्रीप रेट चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है क्रीप रेट इस तरह से, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड क्रीप रेट। और आप जैसे ही टर्शरी में आएंगे स्ट्रेन रेट इस तरह से बढ़ेगा और मटेरियल यहाँ पे इस टाइम के बाद फेल हो जाएगा। अभी ये जो नेचर अभी मिला है वो क्यों मिला है ये भी हम देखेंगे। पहले इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए हम बात करेंगे, तब ये जो वैल्यू है यहाँ पे स्टेडी स्टेट क्रीप रेट में, अगर मैं इसका स्लोप लूँगा ये मुझे मिलेगा मिनिमम क्रीप रेट वैल्यू या स्टेडी स्टेट क्रीप रेट वैल्यू। ये एप्लीकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्रीप जब हम स्टडी करते हैं तो ये जो वैल्यू है मिनिमम क्रीप रेट या स्टेडी स्टेट क्रीप रेट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरा जो मटेरियल है सबसे ज़्यादा स्टेडी स्टेट में रहता है, इसी स्टेडी स्टेट में रहता है एप्लीकेशन के दौरान। तो इसलिए मिनिमम क्रीप रेट और या स्टेडी स्टेट क्रीप रेट
बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जब मैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बात करता हूँ। अभी आइए जानते हैं कि ये जो नेचर मुझे स्ट्रेन रेट का इस तरह से मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है। तो ये इसलिए मिल रहा है, जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ रहा है और जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है मटेरियल में, वैसे वैसे वहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग की संभावना भी बढ़ती है। तो यहाँ पे मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है और दो मैकेनिज्म्स यहाँ पे प्ले करते हैं, एक स्ट्रेन हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग मैकेनिज्म मेरा डोमिनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रीप रेट डिक्रीज हो रहा है। इस रीजन में आके मेरे पास दो मैकेनिज्म्स का बैलेंस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेन रेट या क्रीप रेट कांस्टेंट है या स्टेडी स्टेट है। तो यहाँ पे ये जो दो हार्डनिंग मैकेनिज्म्स है, स्ट्रेन हार्डनिंग मैकेनिज्म्स या सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म्स। सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म्स किस तरह से होते हैं? सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म्स मेरे रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ, ये मेरे सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म्स में आते हैं। तो माइक्रोस्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं और ये उसके वजह से स्ट्रेन हार्डनिंग और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मुझे मिलता है या सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म्स मिलते हैं और उनका बैलेंस मुझे इस रीजन में मिलता है या स्टेडी स्टेट क्रीप रेट के दौरान मुझे मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुझे एक्सेलरेटेड क्रीप रेट मिलता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टाइम के साथ मटेरियल में डिफॉर्मेशन एक्यूमुलेट हो रहा है, वैसे वैसे वहाँ पे डिफेक्ट्स एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। जिस तरह से वॉइड्स या इंटरनल क्रैक्स या वैकेंसीज एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसके वजह से ये डिफेक्ट्स बढ़ जाते हैं और उसके वजह से मटेरियल की जो स्ट्रेस बेयरिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज होती है और यहाँ पे मटेरियल फेल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो स्ट्रेन रेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजरली आ रहा है, क्योंकि मेरा मटेरियल जो स्ट्रेस, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस पे बात कर रहा हूँ, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये डिफेक्ट्स का डोमिनेंस बढ़ गया है माइक्रोस्ट्रक्चर में। तो ये हो गया मेरा क्रीप कर्व और ये क्रीप नेचर इस तरह से होता है, टिपिकल क्रीप कर्व, यानी मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, मेटालिक मटेरियल्स या अलॉयज इस तरह से क्रीप कर्व दिखाते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल इंट्रोडक्शन मेरे क्रीप कर्व का। अभी हम देखते हैं कि जब मैं स्ट्रेस की बात करूंगा तो हमने बताया था कि क्रीप में हम स्ट्रेस को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं स्ट्रेस चेंज करता हूँ तो स्ट्रेस चेंज जब करूँगा तब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूँगा और देखूँगा कि ये जो स्ट्रेन चेंज हो रहा है टाइम के साथ किस तरह से हो रहा है। तो मेरा एक क्रीप कर्व है और ये एक स्ट्रेस पे है और मैं स्ट्रेस अगर इंक्रीज करता हूँ तो ये क्रीप कर्व कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जब स्ट्रेस हाई है इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लो स्ट्रेस है और ये हाई स्ट्रेस है, इस पे मटेरियल जल्दी फेल हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि टाइम यहाँ पे कम हो गया, यानी मटेरियल जल्दी फेल हो गया हाई स्ट्रेस पे। और ये जो रीजन्स है जो हमने मार्क किए थे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये शिफ्ट हो गए लो वैल्यूज़ ऑफ टाइम पे, यानी जल्दी अकर हो रहा है, यानी स्टेज 1 भी जल्दी आ रहा है, स्टेज 2 भी और स्टेज 3 भी। और ये जो रीजन्स है यानी ये कर्व है ये थोड़ा श्रिंक हो गया, यानी जल्दी फेलियर हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें चेंज मिलता है स्ट्रेस के साथ। जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊँगा वैसे वैसे मेरे ये रीजन्स भी श्रिंक हो रहे हैं और मटेरियल भी जल्दी फेल हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रेस की बात करूँगा तो अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस जो मैंने इंक्रीज किया है वो क्या करेगा, वो एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगा मेरे डिसलोकेशन मोशंस को और डिफ्यूजन ऑफ एटम्स को। हमने देखा कि क्रीप हाई टेम्परेचर एक फिनोमिना है और जब मैं स्ट्रेस इंक्रीज करूँगा तो डिसलोकेशन के मोमेंट्स भी बढ़ेंगे और डिफ्यूजन ऑफ एटम्स भी बढ़ेगा, वो इन्हांस होगा। इसके वजह से मटेरियल जल्दी फेल होगा जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊँगा। अगर मैं स्ट्रेन रेट की बात करूंगा, जैसे मैं स्टेडी स्टेट स्ट्रेन रेट की बात करूंगा और जैसे मैं स्ट्रेस के साथ इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैंने लॉग प्लॉट किया है। जब मैं अगर ये रिलेशन देखता हूँ मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए, तो मुझे एक स्टेडी स्टेट रीजन में कुछ इस तरह से लीनियर रिलेशन मिलता है, यानी स्ट्रेन रेट का रिलेशन मिलता है स्ट्रेस के साथ स्टेडी स्टेट क्रीप रेट में। अगर यहाँ पे मैंने स्टेडी स्टेट क्रीप रेट निकाला यानी स्लोप निकाला और ये प्लॉट किया स्ट्रेस के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ लीनियर रिलेशन मिलेगा। और इस लीनियर रिलेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, यानी एक सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखूंगा और यहाँ पे ये जो स्लोप है ये मेरा स्ट्रेस एक्सपोनेंट है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा,
इस इक्वेशन को मैं मैथमेटिकली इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, यानी स्टेडी स्टेट क्रीप रेट इज इक्वल टू K1 सिग्मा टू द पावर n। ये K1 एक कांस्टेंट है और n ये मेरा स्ट्रेस एक्सपोनेंट है। ये जो रिलेशन है ये इसको कहते हैं पावर लॉ क्रीप और डिसलोकेशन क्रीप, और ये इंपेरिकल रिलेशन है, यानी इंपेरिकल इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि इसका ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया है। इसके पीछे जो फिजिक्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसको पावर लॉ क्रीप कहते हैं क्रीप के लिटरेचर में। तो ये एक रिलेशन हमें, यूजफुल रिलेशन हमें मिल गया है स्ट्रेन रेट का स्ट्रेस के साथ। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन रेट बढ़ेगा। अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने बात की थी जब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखूंगा तो मैं स्ट्रेस कांस्टेंट रखूंगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रेस कांस्टेंट रखा है, और ये जो जनरली स्ट्रेस जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस के नीचे होता है, ये हमने देखा है। अभी हम क्या करेंगे, ये मुझे प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये टिपिकल क्रीप कर्व मुझे मिलता है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे मिलेगा, और यहाँ पे मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो मुझे सिमिलर चेंज मिलेगा जो मुझे स्ट्रेस के साथ मिला था। यानी मटेरियल अगर हाई टेम्परेचर पे मैं डिफॉर्म करने की कोशिश करूँगा तो मटेरियल जल्दी फेल हो जाएगा, और ये जो स्टेजेस भी है क्रीप के स्टेजेस वो शिफ्ट हो जाएंगी या श्रिंक हो जाएंगी कुछ इस तरह से, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अभी हम देखते हैं कि इस टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों हो रहा है क्रीप रेट पे, या क्रीप रेट क्यों बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरा डिफ्यूजन मटेरियल में बढ़ता है। यानी मैं अगर स्टेडी स्टेट क्रीप रेट की ही बात करूँगा, यानी इस स्टेज 2 की ही बात करूँगा, इसमें अगर मैं स्लोप निकाल के स्टेडी स्टेट क्रीप रेट इसका मैं प्लॉट करूँगा टेम्परेचर के साथ, तो मैं कुछ एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, और वो रिलेशन डिपेंड करेगा मेरे डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स। तो मैं स्टेडी स्टेट क्रीप रेट को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस QC अपॉन RT, जहाँ पे QC जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्रीप है। ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मुझे ये रिलेशन पता है, D इज इक्वल टू D0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस QD अपॉन RT। ये आपने देखा होगा डिफ्यूजन का इक्वेशन। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये डिफ्यूजिविटी बढ़ती है। और ये रिलेशन शेरबी ने दिखाया था कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेल्फ डिफ्यूजन ये प्लॉट है QD, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्रीप डिफॉर्मेशन या क्रीप के लिए इस तरह से प्लॉट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है मेरे मटेरियल का वैसे वैसे जो क्रीप एनर्जी है या डिफ्यूजन सेल्फ डिफ्यूजन एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, और क्रीप के लिए जो भी अपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी वो भी बढ़ रही है। और इनमें एक लीनियर रिलेशन हमने देखा है QC और QD में, और ये नेचर हमें पता है एक्सपोनेंशियल नेचर माइनस QD अपॉन RT, इसलिए हम स्ट्रेन रेट को भी इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जब हम D की बात करते हैं, D का जो फंक्शन है, ये अगर डिफ्यूजिविटी की बात करेंगे टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से, तो हम देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और या टेम्परेचर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.4 TM होता है, या होमोलोगस टेम्परेचर की बात करेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.4 होता है, तब ये जो डिफ्यूजन होता है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्रीप जब देखते हैं, क्रीप मटेरियल्स क्रीप डिफॉर्मेशन देखते हैं, वो 0.4 TM के बाद सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि मटेरियल में जो डिफ्यूजन है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है अबव 0.4 TM। तो इसलिए क्रीप जब हम कंसिडर करते हैं तो इस टेम्परेचर के बाद क्रीप डिफॉर्मेशन काफ़ी बढ़ जाता है इस टेम्परेचर के बाद। तो मैं एक सिंपल रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ जब मैं स्ट्रेस और टेम्परेचर को कंबाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्टेडी स्टेट क्रीप रेट को इस तरह से लिखा है, A सिग्मा टू द पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस QC अपॉन RT। तो ये दोनों हमने कंबाइन कर लिए। ये एक सिंपल अप्रोच हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक एम्पिरिकल रिलेशंस ही है जो हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व फिनोमिना से हमने लिखे हैं। जब अभी मैं डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स देखूंगा हाई टेम्परेचर, तो अभी देखते हैं कि क्रीप में क्या क्या डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे क्या डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स हैं। तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इस तरह से, और ये लो टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि अगर मुझे
ये स्ट्रेन चाहिए मटेरियल में, प्लास्टिक स्ट्रेन, तो मुझे इतना स्ट्रेस अप्लाई करना है, और अगर मुझे स्ट्रेन बढ़ाना है मटेरियल में, यानी मुझे इतना डिफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई करना होगा। पर हमने देखा कि क्रीप में मैं एक तो कांस्टेंट स्ट्रेस रखता हूँ या कांस्टेंट टेम्परेचर रखता हूँ, और प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह से हमने देखा है क्रीप कर्व में। तो ये जो फिनोमिना है, यानी प्लास्टिक स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है टाइम के साथ, वो कुछ मैकेनिज्म से डेवलप हो रहा है, यानी कुछ माइक्रो मैकेनिज्म से जो माइक्रो स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ डिफ्यूजन बेस्ड मैकेनिज्म्स है, कुछ डिसलोकेशन बेस्ड मैकेनिज्म्स है जैसे क्रॉस स्लिप और क्लाइंब, और यहाँ पे देखेंगे कि एक जो मैकेनिज्म है ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके एक इफेक्ट देता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेजर मैकेनिज्म्स हैं मेरे, ये टाइम के साथ ऑपरेट होते हैं और ये प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप करते हैं मटेरियल में। तो आइए जानते हैं कि मैकेनिज्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रीप मैकेनिज्म, जिसमें हम डिफ्यूजन क्रीप की बात कर रहे हैं। तो जब मैं डिफ्यूजन क्रीप की बात कर रहा हूँ, तब मेरे पास अगर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है और मैं अगर कुछ ग्रेन इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्रेन बाउंड्रीज मैंने मार्क किए, और हमने देखा है कि कुछ स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं, इस एक ग्रेन साइज मान लेते हैं, ग्रेन साइज डी है मेरा, और कुछ स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिग्मा। ये कांस्टेंट स्ट्रेस है, जनरली ये यील्ड स्ट्रेस से नीचे होता है, पर ये जब स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कुछ ग्रेन बाउंड्रीज है, यानी हम सैंपल पे अप्लाई करते हैं, पर कुछ ग्रेन्स इस तरह से अलाइन होंगे कि कुछ ग्रेन बाउंड्रीज यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगी मेरे अप्लाइड स्ट्रेस पे, और कुछ ग्रेन बाउंड्रीज यहाँ पे कुछ इस तरह से ये रहेगी पैरेलल मेरे अप्लाइड स्ट्रेस से। अभी आप देखेंगे कि ये जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है, इसके वजह से क्या होगा मटेरियल में, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेस अगर ग्रेन बाउंड्रीज में लग रही है, ये ग्रेन बाउंड्रीज पे, तो ये जो बाउंड्रीज है इस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकलेगा। ये हमने देखा था कि ये पोसॉन्स नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस करेंगी, ये जो बाउंड्रीज है ये टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस करेगी। इसके वजह से क्या होगा, जो बाउंड्रीज जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है वहाँ पे वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। हमने देखा था जब हम क्लाइंब की बात कर रहे थे मटेरियल्स में, या एक थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि अगर स्ट्रेस में अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे वैकेंसी फॉर्मेशन बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो वैकेंसीज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है तो वहाँ पे वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि जो बाउंड्रीज जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रही है इस दो बाउंड्रीज पे, यहाँ पे वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन उस तरह से है नहीं, तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ग्रेन के अंदर ही, और उसके वजह से क्या होगा, मेरा डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन किस तरह से होगा, जैसे ये वैकेंसीज है कुछ इस तरह से डिफ्यूज होगी इस बाउंड्रीज की तरफ जहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है, और ये जो मास फ्लो है कुछ इस तरह से होगा इस बाउंड्रीज की तरफ जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो यानी कॉम्प्रेसिव नेचर से टेंसाइल जो नेचर है बाउंड्रीज की तरफ, वहाँ पे मास फ्लो होगा। तो इस मास फ्लो के वजह से मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये मेरा डिफ्यूजन क्रीप है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ एरोज इस तरह से मार्क किए, यानी ये लैटिस के अंदर से डिफ्यूजन हो रहा है मेरे। तो दूसरा पाथ इस तरह से भी हो सकता है कि ये जो डिफ्यूजन है वैकेंसीज का वो ग्रेन बाउंड्रीज के थ्रू भी हो सकता है। तो ये जो दो पाथ्स मैंने यहाँ पे मार्क किए, लैटिस के अंदर और ग्रेन बाउंड्रीज से डिफ्यूजन, इसके वजह से मेरे पास दो क्रीप मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफ्यूजन क्रीप मैकेनिज्म्स। और ये जो दो डिफ्यूजन क्रीप मैकेनिज्म्स है उसके वजह से मेरे ग्रेन का शेप चेंज होगा और ग्रेन इस तरह से इलोंगेट होगा जिस डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेस लग रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ग्रेन इस तरह से डिफॉर्म हो गया है। तो ये मेरे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कारण बन जाती है। अभी हम देखेंगे कि मैंने दो पाथ्स यहाँ पे मेंशन किए, जो ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन, यानी अगर ये वैकेंसीज ग्रेन बाउंड्री के थ्रू मूव हो रही है इस तरह से, तो इनको मैं कहता हूँ कोबल क्रीप। अगर वो लैटिस के थ्रू अगर मूव हो रही है कुछ इस तरह से, इसको मैं कहता हूँ नाबारो हेरिंग क्रीप। तो ये दो मेरी क्रीप मैकेनिज्म्स यहाँ पे हो गई। और ये जो क्रीप मैकेनिज्म्स है वो
टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैं हाई टेम्परेचर पे बात करूंगा तो मुझे लैटिस डिफ्यूजन मिलता है, अगर लो टेम्परेचर पे मैं बात करूंगा तो मुझे ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन मिलता है। ये दोनों मैकेनिज्म्स बाद में देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ और स्ट्रेस के साथ अफेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन क्रीप मैकेनिज्म्स का, जब मैं डिफ्यूजन क्रीप की बात कर रहा हूँ। तो जनरली एक डिफ़िकल्टी होती है कि ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन और लैटिस डिफ्यूजन को किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मैं इस तरह से याद रखता हूँ हमेशा कि जैसे कोबल की जब मैं बात करूँगा और ग्रेन बाउंड्रीज की बात करूँगा तो सी मेरा जी के पास है, क्लोज है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, और लैटिस डिफ्यूजन की जब मैं बात करूँगा तो नैबैरो हेरिंग क्रीप तो एल जो है वो एन के पास है। तो मैं कुछ इस तरह से याद रखता हूँ कि जब मैं कोबल की बात करूँगा तो ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन है, और जब लैटिस की बात करूँगा तब नैबैरो हेरिंग क्रीप हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि कुछ डिस्लोकेशन बेस्ड मैकेनिज्म्स, और ये कुछ मैकेनिज्म हमने पढ़े थे कि क्रॉस स्लिप हो सकता है डिस्लोकेशन का। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से स्लिप प्लेन है और मेरे पास कुछ इस तरह से स्क्रू डिस्लोकेशन है, और स्क्रू डिस्लोकेशन जब बात करूँगा तब टेंजेंट वेक्टर परपेंडिकुलर, टेंजेंट वेक्टर पैरेलल रहता है बर्जेस वेक्टर से, और एक ऑब्स्टेकल है यहाँ पे प्रेसिपिटेट है इस स्लिप प्लेन पे। तो जब मैं स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, कांस्टेंट स्ट्रेस है और हाई टेम्परेचर पे, तो ये डिस्लोकेशन मूव होगा और इस ऑब्स्टेकल से आगे आके रुक जाएगा। तो कुछ इस तरह से आके रुक जाएगा। तो हमें पता है कि ये जो स्क्रू है ये दूसरे स्लिप प्लेन पे भी मूव हो सकता है, जहाँ पे क्योंकि इसके पास टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर पैरेलल है, तो इस स्लिप प्लेन पे इस तरह से मूव हो सकता है। क्यों मूव हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है जो अलाउ नहीं करेगा मेरे डिस्लोकेशन को इस प्लेन पे मूव होने के लिए, और हमारे पास सफिशिएंट हाई टेम्परेचर और टाइम के साथ ये स्क्रू डिस्लोकेशन इस तरह से क्रॉस स्लिप हो जाएगा स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस के अंडर। तो ये हो गया क्रॉस स्लिप ऑफ अ स्क्रू डिस्लोकेशन। ये भी क्रीप मैकेनिज्म यहाँ पे हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं क्लाइंब ऑफ एन एज डिस्लोकेशन, जो भी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है क्रीप डिफॉर्मेशन में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है और यहाँ पे मेरा डिस्लोकेशन है, ये स्लिप प्लेन पे मूव होगा और आके इस ऑब्स्टेकल पे रुक जाएगा। तो एक स्लिप प्लेन है और यहाँ पे मैं एक एज डिस्लोकेशन कंसिडर कर रहा हूँ। एज डिस्लोकेशन की जब बात करूँगा तो टेंजेंट वेक्टर परपेंडिकुलर बर्जेस वेक्टर रहेगा, और एक हाफ प्लेन इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, और जब हाई टेम्परेचर और टाइम में सफिशिएंट टाइम दूंगा और स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो ये डिस्लोकेशन एज डिस्लोकेशन मूव होगा इस स्लिप प्लेन पे, कुछ इस तरह से ग्लाइड होके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा इस ऑब्स्टेकल के पास, और फिर यहाँ पे जब रुकने के बाद, क्योंकि ये क्रॉस स्लिप नहीं हो सकता, तो इसके पास एक ही मैकेनिज्म अवेलेबल रहेगा कि क्लाइंब हो इस डिस्लोकेशन का, और तभी जाके ये ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर पाएगा। तो ये जो क्लाइंब है वो डिफ्यूजन कंट्रोल्ड है, और हम देखते हैं कि एटम्स डिफ्यूज कुछ इस तरह से होंगे इस डिस्लोकेशन लाइन पे। तो हमने देखा था कि मेरे पास कुछ एज डिस्लोकेशन है, और हमें पता है कि मैं जब क्रीप की बात कर रहा हूँ तो मैं हाई टेम्परेचर्स की बात करूँगा तो एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज होगी। ये मैंने डिस्लोकेशन यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे एक स्ट्रा प्लेन है, और मान लेते हैं कि वैकेंसी कुछ इस तरह से तैयार हो गई। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होने की वजह से वहाँ पे क्लाइंब होगी मेरे डिस्लोकेशन की कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ क्लाइंब होगा लोकली, और यहाँ पे डिस्लोकेशन इस तरह से क्लाइंब करेगा, और क्लाइंब करने के बाद ये ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकता है। तो इस स्कीमेटिक में इस तरह से समझते हैं कि ये डिस्लोकेशन यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, और क्लाइंब की जब बात करूँगा तब वो क्लाइंब इन और आउट ऑफ द प्लेन होता है, यानी अबव होगा या बिलो होगा। तो इस तरह से ये क्लाइंब होके क्रॉस कर लेगा इस ऑब्स्टेकल को कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस प्लेन पे था और इस पैरेलल प्लेन पे जाके ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लिया। ये एक क्लाइंब होता है एज डिस्लोकेशन का जब मैं क्रीप की बात कर रहा हूँ। तो ये दो मैकेनिज्म्स हमने देखे, डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स और डिस्लोकेशन बेस्ड मैकेनिज्म्स। अब हम ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग की जब बात करेंगे तो ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग जनरली इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करती मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी क्रीप में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुपर प्लास्टिसिटी में। तो हम सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जनरली यहाँ पे मैं एक स्कीमेटिक यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रेन्स है और मैंने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग है, यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है इस तरह से यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस कर रही है, ये बाउंड्री में
मूवमेंट्स होगी या स्लाइड होगी एक दूसरे के ऊपर, और स्लाइड कुछ इस तरह से होगा, आप देख पा रहे होंगे कि बाउंड्रीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होगा, और यहाँ पे नेट शेप चेंज इस तरह से मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक शेप चेंज मिला है मुझे, यानी एक स्ट्रेन मिला है इस डायरेक्शन पे, टेंसाइल स्ट्रेस के डायरेक्शन पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पे ये बाउंड्रीज पे स्लाइडिंग हो रही है, इसको इसलिए हम ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेन्स है, 2 ग्रेन्स है, इनके बीच में कॉम्पैटिबिलिटी मेंटेन्ड है। आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो ग्रेन्स है इनके बीच में कॉम्पैटिबिलिटी मेंटेन्ड है, यानी ग्रेन बाउंड्रीज यहाँ पे इंटैक्ट है। तो ये जो होता है, ये क्यों होता है, ये 2 मैकेनिज्म्स यहाँ पे इंटरप्ले करते हैं। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों मैकेनिज्म्स का रोल होता है, एक डिसलोकेशन क्रीप मैकेनिज्म और डिफ्यूजन क्रीप मैकेनिज्म। ये दोनों क्रीप मैकेनिज्म्स ऑपरेटिव रहते हैं, और उसके वजह से ग्रेन बाउंड्री एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके कॉम्पैटिबिलिटी मेंटेन करके शेप चेंज कर सकते हैं। ये है मेरा ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अभी मैं क्रीप डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स की जब बात करूंगा तब कुछ मैथमेटिकल रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, स्ट्रेन रेट की बात की थी, तो ये जनरली स्टेडी स्टेट क्रीप रेट है, और मैंने कुछ इस तरह से रिलेशन लिखा था, स्ट्रेस का डिपेंडेंस और टेम्परेचर का डिपेंडेंस। और अगर मैं ग्रेन साइज की बात करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ इस तरह से रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ। जो स्ट्रेन रेट का डिपेंडेंस है ग्रेन साइज पे, तो ये इन्वर्स रिलेशन है, जो जैसे जैसे मेरा ग्रेन साइज कम होता जाता है वैसे वैसे स्ट्रेन रेट, स्टेडी स्टेट क्रीप रेट वो बढ़ेगा, और ये कुछ पावर के साथ डिपेंडेंट है मेरे ग्रेन साइज पे। ये P को मैं इन्वर्स ग्रेन साइज एक्सपोनेंट कहता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से इसको कंबाइन कर सकता हूँ। जब मैं माइक्रोस्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेस टर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर टर्म है, ये दोनों हमने कंबाइन कर लिए। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि मेरा जो स्ट्रेन रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मेरे ग्रेन साइज के साथ, यानी जितना मेरा माइक्रोस्ट्रक्चर फाइन होगा वैसे वैसे मेरा क्रीप रेट बढ़ेगा। और वो इस तरह से मैं कुछ रिलेशन लिख सकता हूँ। जो P है इसको मैं कह सकता हूँ इन्वर्स ग्रेन साइज एक्सपोनेंट। तो अभी हम देखते हैं कि क्रीप रेट कब कब बढ़ेगा। तो क्रीप रेट बढ़ता है जैसे मेरा डिक्रीज इन ग्रेन साइज, इंक्रीज इन अप्लाइड स्ट्रेस या इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये ग्रेन साइज का इफेक्ट इसलिए आ सकता है, आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे ग्रेन साइज घटेगा वैसे वैसे ग्रेन बाउंड्री जो फ्रैक्शन है ये बढ़ेगा, और ग्रेन बाउंड्री जो अगर फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो मेरा कोबल क्रीप डोमिनेट कर सकता है, और डिफ्यूजन थ्रू ग्रेन बाउंड्रीज बढ़ सकता है। इसलिए जैसे जैसे ग्रेन बाउंड्री फ्रैक्शन बढ़ता है या ग्रेन साइज डिक्रीज होता है वैसे मेरा एक डिफ्यूजन मैकेनिज्म डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये डिफ्यूजन मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा तो क्रीप रेट वहाँ पे बढ़ेगा। तो ये हो गया डिपेंडेंस मेरे ग्रेन साइज जो कि माइक्रोस्ट्रक्चर पैरामीटर है, और स्ट्रेस और टेम्परेचर ये दोनों मेरे अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर से या एप्लीकेशन पैरामीटर से। तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रेन रेट कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कंबाइंड फॉर्म में, एक सिंपल रिलेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये भी एक मेरा एम्पिरिकल रिलेशन है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि क्रीप क्या होता है। क्रीप एक कंटिन्यूड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जो कि टाइम के साथ होता है और कांस्टेंट स्ट्रेस पे होता है या एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। क्रीप का हमने डिपेंडेंस देखा स्ट्रेस के साथ, टेम्परेचर के साथ, और माइक्रोस्ट्रक्चर पैरामीटर जो कि हमने ग्रेन साइज के साथ देखा है यहाँ पे। अगले पार्ट में क्रीप के बारे में और जानेंगे। अभी के लिए यही रुकता हूँ। धन्यवाद।